नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए, 8 बज चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम हैं आपके, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम बिना कोई देरी किए मूव करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आपके सामने है पहला प्रश्न, देखिए। हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर? फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। भारत में किसे प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है? भारत में किसे प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इंडिया का सुप्रीम या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। क्या कहते हैं इसको? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। इसे ही देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, ठीक है, याद रखेंगे। इसे ही देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। इसके बारे में जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 किससे से रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कहाँ है, क्या काम होता है इसका? तो ध्यान रखिए, जो केंद्र की कार्यपालिका होती है, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका जो होती है, उसी का ये हिस्सा होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? एक तो राष्ट्रपति आते हैं केंद्र की कार्यपालिका में, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं केंद्र की कार्यपालिका में, है ना। और उसके बाद फिर आते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और इनके साथ मंत्री परिषद, इनके साथ मंत्री परिषद, और लास्ट में आता है यही भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। तो ये लोग जो है केंद्र की कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। ध्यान देंगे आप। यहां देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद होते हैं 52 से लेके 62 तक। उपराष्ट्रपति से संबंधित होते हैं 63 से लेके 73 तक, 63 से लेके 73। प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल हैं 74, 75, 78, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल हो गया 76। तो ये केंद्र की कार्यपालिका होती है जो इन सब से मिलकर बनी होती है। जो भारत के महान्यायवादी हैं वो केंद्र की कार्यपालिका के ही हिस्सा होते हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है, इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। काम क्या करते हैं ये? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सलाह देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं कानूनी मैटर पर। जो लीगल मैटर है उस मैटर पर सलाह देने का काम करते हैं। राष्ट्रपति भी इनसे परामर्श ले सकता है जरूरत पड़ने पर। और केंद्र सरकार, जो केंद्र में सरकार है, उसका ये पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं केंद्र सरकार के ये लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो आंसर क्या हो गया? भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, याद रहेगा आपको, ठीक है भाई। आगे देखें। द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार में, राज्य सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर जो लीगल एडवाइजर है वो कौन होता है? कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो ध्यान देंगे, वो होता है
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जिस प्रकार केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। ये ध्यान देंगे आप। दोनों का काम एक ही होता है, यानी कि वो केंद्र सरकार के लिए काम करता है अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल जो है स्टेट के लिए काम करता है। यहां देखेंगे आप, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है AGI, उसे अपॉइंट कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। वहीं जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। AGI मतलब महान्यायवादी, पूरे देश का महान्यायवादी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट मतलब महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, भूलेंगे नहीं। जैसे हमने बात की थी ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक वैसे ही ये जो व्यक्ति है महाधिवक्ता, जो कि राज्य में होता है महाधिवक्ता, ये किसका हिस्सा होता है? ये राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में ये आता है, और आपका गवर्नर आता है, राज्यपाल। तीसरा CM आता है, और CM के साथ जो मंत्रिपरिषद है वो आता है। ठीक है, ये राज्य की कार्यपालिका में होता है। आगे देखें, Who among the following did not contribute to the constitution of कुतुब मीनार? कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, बता दो भाई, बताइए जल्दी। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये तो कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित हैं। जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, तो वो शुरू किसने करवाया था? 1193 शुरू हुआ था, और ये आप मान सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हो गया था। है ना। एक सूफी संत थे, ख्वाजा, है ना, एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, और इल्तुतमिश ने इसे खत्म करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट करवाया था किसने? कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत में आता है। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत उसमें आता है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है आपका 1206 से 1526। ठीक है, तो इसमें कई सारे वंश आते हैं, है ना। जैसे कि पहले गुलाम वंश आया, है ना, फिर खिलजी वंश आएंगे,
ठीक, लोधी वंश आएंगे, है ना, तो ये तुगलक वंश आएंगे। तो ये जो 5 वंश आए थे इसमें दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, उसमें गुलाम वंश या मामुलक मामुलक वंश ये पहले आया। तो इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने गुलाम के तौर पर खरीदा था, तो ये उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन जब चला गया तो मोहम्मद गौरी जब चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य दे गया और फिर उसने जो है काम शुरू कर दिया। तो ये गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना हुई इससे। आगे फिर इल्तुतमिश भी आएंगे, तो इल्तुतमिश तो गुलामों के गुलाम कहलाते हैं, ठीक है, जिन्होंने निर्माण कार्य पूरा करवाया, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसका कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है, इल्तुतमिश का है, फिरोज शाह तुगलक का है, किसका नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें, हु वॉज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी और शम्स ए सिराज अथीफ। फोर्थ क्वेश्चन बताएं, फोर्थ का आंसर दे दें। तो देखो, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पूरी कंप्लीट किताब है, इसमें 80 चैप्टर हैं। कितने हैं? किताब उल हिंद में 80 अध्याय हैं। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में 80 अध्याय हैं और ये किताब अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी आया था। ठीक है, ध्यान देंगे आप, कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से अल बरूनी आया था, उसने ये किताब लिखी थी। तो ये आपको आंसर याद रखना है। Which of the following is the largest vegetable producing country in the world? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन किस देश में होता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन किस देश में होता है? बताओ भाई, पूरे देश में सब्जी उत्पादन किस देश में होता है? तो FAO के अनुसार, FAO ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अनुसार, FAO के अनुसार, चीन विश्व में वो देश है जहां पर वेजिटेबल, सब्जी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सब्जी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि चीन की कोशिश करता है कि वो किसी भी मामले में पीछे ना रहे। चीन कोशिश करता है कि वो किसी भी मामले में पीछे ना रहे, हर चीज का उत्पादन वो अपने देश में करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, उससे प्रॉफिट, उसको बेचकर प्रॉफिट कमाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या करती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या प्रदान करती है? ग्रामीण स्तर पर अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन देती है ये, या अतिरिक्त श्रम रोजगार देती है, पेंशन और बीमा के लाभ देती है ये, या सहायता प्राप्त आवास सुविधाएं देती है? छठवां प्रश्न जल्दी से बताएंगे, छठवां प्रश्न बताओ। तो मोर क्वालिटी
लाइफ ऑन विलेज ये नहीं है, एडिशनल लेबर एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं है, बेनिफिट ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस। पेंशन और इंश्योरेंस देती है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और जुलाई से इसे शुरू कर दिया जाता है, जुलाई से इसको शुरू कर दिया जाता है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना। What is the innermost layer of the earth called? Innermost layer, अर्थ की सबसे अंदरूनी जो लेयर है, भीतरी जो लेयर है, उसे क्या कहते हैं? बताओ। तो यहां देखो, आप यहां अच्छे से देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए। देखो, ये अर्थ का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्या? क्रस्ट। इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटले, मेंटले, और ये बीच वाला अंदर वाला भाग हो गया कोर। अंदर वाला भाग क्या हो गया? कोर। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, क्रस्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम, क्रस्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, और मेंटले को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कोर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब यहां देखो, ये हो गई अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट। वैसे ही ये अपर मेंटले और ये लोअर मेंटले, ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट, ऐसे डिवाइड कर दिया। आपसे पूछा है कि पृथ्वी की जो लेयर है उसमें सबसे इनर मोस्ट, सबसे भीतरी लेयर कौन सी है? तो अब तो आप बता देंगे क्या? कोर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऊपर वाली कोर अपर कोर, नीचे वाली लोअर कोर। तो आंसर हो जाएगा क्या? ये इनर कोर। इनर मतलब लोअर, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका इनर कोर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां देखो, क्रस्ट में जो चीज पाई जाती है वो है SIAL, सियाल। मेंटले में जो चीज पाई जाती है उसे कहते हैं SIMA, सीमा। और कोर में जो चीज पाई जाती है उसे कहते हैं नेफे, नेफे, निकल और फेरस, सिलिकॉन मैग्नीशियम और सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ये धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये डायग्राम याद रहेगा। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि अपर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है अर्थ का, और सबसे अंदरूनी भाग कौन सा होता है अर्थ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? Which layer of the earth is responsible for generating its magnetic field? Generating its magnetic field, कौन सी वो पृथ्वी की लेयर है जो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व ज्यादा जनरेट करती है, उत्पन्न करती है? बताओ भाई जल्दी। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करती है, वो लेयर कौन सी है? वो ये है आउटर लेयर। ये देखो, ये इतना हिस्सा जो है, ये कोर का ऊपरी हिस्सा,
कोर का ऊपरी हिस्सा, ये मैंने डार्क कर दिया है आपका, ये जो कोर का ऊपरी हिस्सा है ये सबसे ज्यादा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आउटर कोर। 8वीं का आंसर क्या है, आउटर कोर, क्योंकि कोर दो भागों में डिवाइडेड है, एक तो अंदर वाला तो वो इनर कोर हो गया, और उससे ऊपर वाला जो दूसरा हिस्सा है वो आउटर कोर हो गया। तो आउटर कोर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा जनरेट करता है। यहाँ क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। What is the main function of the central processing unit? CPU का मेन काम क्या होता है? तो चलिए CPU का डायग्राम बनाते हैं, समझ आ जाएगा आपको। कंप्यूटर में जो CPU होता है, कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU, वो आपका, जैसे ये है आपका CPU, ये आपका CPU है, और इसके अंदर होता है ये एक भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, तो एक सेकंड, यहां पे होगा क्या, CU कंट्रोल यूनिट, फिर ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और फिर MU मेमोरी यूनिट। ये CPU के अंदर भाग होते हैं। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन डिसीजन यही लिया जाता है, जो आपको रिजल्ट दिखता है। यहां CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म होता है रिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। ALU के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म होती हैं। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो सेव होता है, तो मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी, जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा, फाइल, ये सब सेव होता है। तो CPU का मेन काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, डिस्प्ले आउटपुट, मैनेज मेमोरी। तो CPU का काम हो गया एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को क्रियान्वित करना, जो आपने निर्देश दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से 2+2 लिखा और इक्वल टू प्रेस कर दिया, तो वो आपको 4 बनाकर दिखा देगा, ऐड कर देगा उसको। तो जब आपने इंस्ट्रक्शंस दी 2+2 की, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई निर्देश, तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा और 4 बना देगा। तो CPU में ये काम होता है, CPU क्या करता है, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को। CPU क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इनपुट डिवाइस हैं, जो इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड इसमें सबसे पहले आएगा, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। माउस आ जाएगा इसमें, माउस का इस्तेमाल करके भी इनपुट दी जाती है।
उसके बाद स्कैनर आ जाएगा, इसमें स्कैनर का इस्तेमाल करके भी कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है। डिजिटल पेन आ जाएगा, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो डिजिटल पेन आ जाएगा। MICR आ जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और आपका बार कोड रीडर BCR आ जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR आ जाएगा, समझ रहे हैं। और आपका जॉयस्टिक आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि ये आपको आउटपुट दिखाने का काम करता है, रिजल्ट दिखाने का काम करता है। प्रिंटर भी आपको प्रिंट करके दे देता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपको आवाज सुनने देता है, आवाज आप तक पहुंचाता है, तो ये भी स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। याद रहेगा, बोलो भाई, याद रहेगा, क्लियर है ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है।